क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी किताब भी है कि जो दुनिया के कई ममालिक में बैन कर दी गई है। जब ये किताब छपकर मंजरे आम पर आई तो सोवियत यूनियन ने इस किताब को पढ़ने वाले को 10 साल की कैद की सजा सुना दी। ईस्ट जर्मनी ने इस किताब को पढ़ने या इस किताब को रखने वाले को गद्दार डिक्लेयर कर दिया। चाइना में बैठकर आप इस किताब को सर्च नहीं कर सकते। जब भी आप इसको सर्च करेंगे ग्रेट फायरवॉल आपको रोक देगा और आपकी स्क्रीन पर 404 एरर आ जाएगा। बेलारूस में सन 2023 में इस किताब का पीडीएफ वर्जन भी अगर किसी के पास से निकल आया तो उसके घर पर रेड हो गई। बहुत से अरब मुल्कों ने सन 2021 में सिस्टमैटिकली अपनी लाइब्रेरी से इस किताब को हटा दिया और दुनिया के कई ममालिक में जब इस किताब को आप ऑनलाइन सर्च करने की कोशिश करते हैं तब आपको यह आउट ऑफ स्टॉक नजर आती है और एक नहीं, दो नहीं, 3-3 साल तक आउट ऑफ स्टॉक होती है। क्या है इस किताब में जिसकी वजह से दुनिया की हुकूमतें डरती हैं कि उसकी आवाम कहीं ये किताब पढ़ ना ले? इस किताब को समझने के लिए पहले इसके राइटर को समझना पड़ेगा। कहानी है आज से 76 साल पहले की, सन 1949 की, जब स्कॉटलैंड के एक सर्द इलाके में एक छोटी सी झोपड़ी में शदीद सर्दी की रात में एक इंसान ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी से लड़ रहा होता है। लेकिन अपनी बीमारी पर तवज्जो देने की बजाय उस इंसान के हाथ में एक कागज और एक कलम है और वो तेज तेज लिखता जा रहा है। वो तेज इसलिए लिख रहा है क्योंकि पिछले 11 महीने से वो इस मैन्यूस्क्रिप्ट पे काम कर रहा है और अपने मरने से पहले इस किताब को मुकम्मल करना चाहता है। जब ये किताब छपकर मंजरे आम पर आती है तो इस किताब के 25,000 कॉपीज छपती हैं और इस किताब के छपने के 7 महीने के बाद इस राइटर का इंतकाल हो जाता है। जिस किताब का मैं जिक्र कर रहा हूं, इस किताब को आप 1984 के नाम से जानते हैं और ये वो किताब है जो 1949 में लिखी गई और इसके राइटर का नाम है जॉर्ज ऑरवेल। और जॉर्ज ऑरवेल ने इस किताब में वो लिखा है जो दुनिया की हुकूमतों की बुनियादें हिला दे, क्योंकि इस किताब में उसने आने वाले दौर के बारे में बताया है कि आने वाले दौर में आपके साथ क्या होने वाला है। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है सन 1903 में जब ब्रिटिश इंडिया में काम करने वाले एक अंग्रेज अफसर के घर एक बच्चा पैदा होता है। इस बच्चे का नाम रखा जाता है एरिक आर्थर ब्लेयर और ये बच्चा 19 साल की एज में बर्मा की इंपीरियल पुलिस को ज्वाइन कर लेता है। यहां पर इसको पहली ड्यूटी ये दी जाती है कि तुम्हारा काम यह है कि वो गांव के लोग जो बर्मा में झुककर फौजियों को सलाम नहीं करते उनको मारो। और वो उनको मारना शुरू करता है यहां तक कि ये वहशियाना अमल उसकी अपनी नजरों से गिर जाता है। सन 1923 में भर्ती होने वाला ये नौजवान सन 1927 में आकर अपना यूनिफॉर्म तर्क कर देता है, सरकारी नौकरी छोड़ देता है और पेरिस की गलियों में भटकना शुरू कर देता है। इंपीरियल ब्रिटिश फोर्सेस को छोड़ने के बाद ये दर दर की ठोकरें खाता है, डिश वॉशर बन जाता है, कई नौकरियां करता है और उसके बाद 1933 में अपनी पहली किताब लिखता है जिसका नाम है डाउन एंड आउट इन पेरिस एंड लंदन, जिसमें ये सिस्टम को एक्सपोज करता है कि सिस्टम आम लोगों के साथ कहां पर क्या जुल्म ढाता है, कैसे गरीब इनकी निगाहों से ओझल हो जाता है और कैसे दुनिया के एलीट्स सिर्फ कंट्रोल की खातिर दुनिया के हर इंसान को एक्सप्लॉइट करते हैं। 1936 में होने वाली स्पेनिश सिविल वॉर में ये लड़ता है और लड़ते लड़ते एक ऐसा लम्हा आता है जब इसे गोली लग जाती है गले में और इस गले में लगने वाली गोली के नतीजे में ये टीबी के मर्ज में मुब्तला हो जाता है। लेकिन ये फिर भी स्टालिन के सिस्टम को एक्सपोज करता है कि कैसे वो लोग जिन्होंने स्टालिन के साथ गद्दारी की होती है अगले दिन उनका जिक्र अखबारों से और तारीख से मिटा दिया जाता है। 1948 के अंदर जब इसे टीबी डायग्नोस होता है तब ये अपनी शोरा आफाक किताब 1984 पर काम कर रहा होता है और इसे अपने मरने से पहले इस किताब को मुकम्मल करना होता है। 1984 ये किताब लिखने के 7 महीने के बाद इसका इंतकाल हो जाता है, लेकिन 1984 वो किताब बन जाती है जो दुनिया में एलीट कॉन्स्पिरेसीज को एक्सपोज करती है। तो अब सवाल यह है कि इस किताब में इसने ऐसा क्या लिखा है कि दुनिया की हुकूमतें नहीं चाहती कि आप ये किताब पढ़ें। 46 साल की उम्र में मर जाने वाले जॉर्ज ऑरवेल 1984 में एक नया कॉन्सेप्ट दिया। वो कॉन्सेप्ट में ये कहता है कि दुनिया में मुल्क खत्म हो जाएंगे और दुनिया में सुपर स्टेट्स बन जाएंगी। दुनिया में बनने वाली 3 सुपर स्टेट्स में जिस सुपर स्टेट का ये जिक्र करता है उसका नाम ओशियाना है। इस सुपर स्टेट के अंदर एक पार्टी की हुकूमत है, कोई इलेक्शन नहीं होते, कोई ऑपोजिशन नहीं है और बिग ब्रदर, पहली बार दुनिया के सामने ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की गई कि बिग ब्रदर हर वक्त आपको नोट करता रहता है, हर वक्त आपको देखता रहता है और वहीं से ये इस्तलाह बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू कॉमन हो जाती है।
बिग ब्रदर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो टेलीविजन स्क्रीन के जरिए हर शहरी पर नजर रखे हुए, जागते हुए, सोते हुए। इस रियासत का पहला उसूल यह है कि ऑर्डर्स को फॉलो करना है, और जो ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करेगा उसके लिए मौत है। हर शहरी के लिए लाजमी है कि रोजाना सुबह 2 मिनट की हेट स्क्रीम उसने अटेंड करनी है, जहां पर बिग ब्रदर उन पर निगाह भी रखते हैं और साथ ही साथ वो ये देखते हैं कि इनकी नब्ज कहां चल रही है, क्या ये दुश्मन को दुश्मन मानने को तैयार हैं। इस रियासत का दूसरा उसूल यह होता है कि कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग होती है, सर्वेलेंस होती है टेली स्क्रीन के जरिए, और बार बार एक पैगाम स्क्रीन पर रिपीट किया जाता है कि वॉर इज पीस, फ्रीडम इज स्लेवरी एंड इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ। और जो कोई इस पैगाम से हटता है या अपने नए थॉट्स बनाने की कोशिश करता है, इस रियासत के पास एक थॉट पुलिस मौजूद है। और इस थॉट पुलिस का काम यह है कि हर वो इंसान जो बगावत का सोच रहा है, कुछ नया सोच रहा है, कुछ हट के सोच रहा है, उसे पकड़ा जाए, उसे गिरफ्तार किया जाए और उसे सजा दी जाए। इस रियासत का तीसरा उसूल यह होता है कि सच सिर्फ वो है जिसको पार्टी सच कहती है, और उसी को सच मानना होता है। और इसीलिए इनके पास एक मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ मौजूद होती है, जहां 1984 का मेन कैरेक्टर विंस्टन स्मिथ मौजूद होता है और यहीं पर नौकरी किया करता है। इसका काम यह होता है कि हर वो इंसान जो पार्टी की नजर में गद्दार है, उसकी कहानी को तारीख के सफों से मिटा दो और उसकी जगह पर एक नया किरदार पैदा कर दो। विंस्टन स्मिथ एक ऐसा इंसान है जो बिग ब्रदर से नफरत करता है। वो जानता है कि जो कुछ उनके साथ हो रहा है ये जुल्म और ज्यादती है, ये इनफ सर्वेलेंस है, लोगों को मजबूर किया जा रहा है। वो इस निजाम के खिलाफ डाउन विद बिग ब्रदर के स्लोगन्स बोलना चाहता है, लेकिन कहीं कह नहीं सकता, क्योंकि इसके अपार्टमेंट के अंदर टेली स्क्रीन के ऊपर भी बिग ब्रदर इज ऑलवेज वॉचिंग। ये अपने घर के एक कोने में एक खुफिया किताब लिखता है, जहां पर ये अपनी डायरी में सब वो बातें लिखता है जिस पर ये यकीन रखता है। फिर इसकी मुलाकात जूलिया से होती है और इन दोनों को मोहब्बत हो जाती है और वो इस सिस्टम के खिलाफ ब्रदरहुड को ज्वाइन करते हैं। यहां पर कहानी में ओब्रायन का एक किरदार आता है जो होता तो पार्टी का मेंबर है, लेकिन इनके सामने प्रिटेंड करता है कि जैसे वो इनकी मदद कर रहा है। उन्हें अपने अपार्टमेंट में बुलाता है, उन्हें खुफिया किताब देता है, फिर उन्हें अरेस्ट करवा देता है। जब ये अरेस्ट हो जाते हैं तो इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ लव के रूम 101 में लेके जाया जाता है। और रूम 101 में जाने का मतलब टॉर्चर सेल में जाना है, जहां पर विंस्टन स्मिथ को बांधकर उसके ऊपर चूहे छोड़े जाते हैं। जब वो चूहे उसके मुंह के साथ खेलने लगते हैं, ये घबरा जाता है, ये शदीद कोफ्त में आ जाता है और चिल्लाकर कहता है कि ये सब कुछ मेरे साथ मत करो, अगर ये सब करना है तो जूलिया के साथ करो। और यहीं पर वो जूलिया के साथ गद्दारी कर देता है। इस कहानी के अगले सीन में जॉर्ज ऑरवेल लिखता है कि विंस्टन स्मिथ अगले सीन में एक कॉफी शॉप में बैठा कॉफी पी रहा होता है। बिग ब्रदर की सर्वेलेंस की वीडियो इसकी निगाहों के सामने से गुजरती है। तब उसे जो कुछ उसके साथ हुआ, जो कुछ जूलिया के साथ हुआ, इसे याद आने लगता है। इसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। स्नाइपर इसको गोली मारने के लिए निशाना दागे बैठा होता है कि इसके मुंह से निकलता है आई लव बिग ब्रदर। यानी ऑसवेल के मुताबिक इस निजाम से, एक पार्टी की हुकूमत से बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं होता सिवाय सरेंडर के। अब सवाल यह बनता है कि जो कुछ मेटाफोरिकली 1984 में लिखा गया है, आज वो हमारी जिंदगियों में कैसे हो रहा है। 1984 में जॉर्ज ऑरवेल ने वन पार्टी रूल का बताया, और आज आप ये देख रहे हैं कि दुनिया के कई मुल्क वन पार्टी रूल की तरफ बढ़ रहे हैं। आज उनके यहां एक पार्टी को इतनी अहमियत दी जा रही है कि उसको कॉन्टिन्यूस स्टेबिलिटी का निशान बताया जाता है, और उस एक पार्टी की हुकूमत को एस्टैब्लिश किया जाता है और ऑपोजिशन को क्रश करके रख दिया जाता है। यह हुकूमत सिर्फ पॉलिटिशियंस की नहीं है। इस हुकूमत के अंदर दुनिया के पॉलिटिशियंस और दुनिया के टेक जायंट्स और दुनिया के एलीट्स शामिल हैं। यानी एक स्टेक होल्डर ऑफ पावर के नाम से एक हुकूमत बनाई जा रही है, और सेंट्रलाइज्ड ये वन गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड क्रिएट करने की कोशिश है। आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के पास और टेक जायंट्स के पास जितनी पावर है, ये दुनिया की किसी भी हुकूमत से ज्यादा पावर है, क्योंकि ये पावर इन्हें कॉन्टिन्यूसली बिग ब्रदर की पावर देती है, समवन who's always watching you through your phone। मेटा, गूगल और टिकटॉक ने 2024 में 1 अरब 30 करोड़ पोस्ट्स लोगों की डिलीट की हैं, क्योंकि वो शायद सच बोलने की कोशिश कर रहे थे। आज हुकूमतें इतनी जल्दी अपने लॉज को बनाती नहीं है जितनी जल्दी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ये टेक जायंट्स इंश्योर कर सकते हैं कि वो लॉज इंप्लीमेंट किए जा सकें। आज दुनिया में 4 अरब 90 करोड़ स्मार्टफोन्स इस वक्त एक्टिव हैं, और ये एक्टिव स्मार्टफोन्स दुनिया के 117
मुल्कों की हुकूमतों के अंडर, लॉफुल सर्वेलेंस के अंडर आते हैं। आज दुनिया में 49,000 एजेंसीज हैं जो सेलब्राइट इस्तेमाल करती हैं, और सेलब्राइट इस्तेमाल करते हुए वो 5 मिनट के अंदर रिमोटली दुनिया में किसी का भी फोन कहीं से भी ओपन कर सकते हैं। यूरोपियन यूनियन ने ई एविडेंस हब के जरिए पिछले 6 महीने में 12,000 दफा लोकेशंस को ट्रैक किया। यानी इसके लिए अब किसी वारंट की जरूरत नहीं। एजेंसीज को पैसे दें तो एजेंसीज विकिपीडिया पे आपके सच को बदलने को तैयार हो जाती हैं। गूगल ने 2025 में जितने सर्च रिजल्ट्स दिए, रियल टाइम के अंदर डेटा ये कहता है कि 40% उसमें से कंट्रोवर्शियल रिजल्ट्स दुनिया के सामने आए। लिंक्डइन इस वक्त HRAI यूज कर रहा है, जिसकी वजह से प्रोफेशनल्स सच बोलने से डरते हैं और अपनी पोस्ट को सेल्फ सेंसर करते हैं। आज अगर सच वक्त से पहले बोल दिया जाए तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरफ से उस पर मिस इन्फॉर्मेशन का टैग लगा दिया जाता है। एक्सेस नाउ के मुताबिक 2024 में 283 दफा इंटरनेट बंद किया गया और हर दफा आपको कहानी पब्लिक सेफ्टी की सुनाई गई। आज दुनिया वन पार्टी नहीं चला रही, आज दुनिया की हुकूमतें नहीं चलाती, आज ये दुनिया का एल्गोरिदम चलाता है। जो चीज एल्गोरिदम के लिए सूटेबल है वही आपका सच है। और शायद इसीलिए जॉर्ज ऑरवेल ने 1984 किताब का आखिरी सफा ब्लैंक छोड़ दिया था कि इस सिस्टम से बाहर आने के बारे में आपको खुद हिम्मत करनी होगी और खुद सोचना होगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मोहब्बत क्या है तो फौरन आपके जहन में मोहब्बत या रोमांस को लेकर वो फिल्में आएंगी, वो मूवीज आएंगी, वो ड्रामे आएंगे जो आज तक आपने देख रखे हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इल्म किसे कहते हैं तो आपके जहन में वो तमाम किताबें आएंगी जो बचपन से लेकर आज तक आपने पढ़ रखी हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि खुशी किसे कहते हैं तो आपके जहन में खुशी का वो इंप्रेशन आएगा जो आपने आज तक दुनिया में देख रखा है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि हो सकता है बचपन से लेकर आज तक आपकी प्राइमिंग की गई हो, आपके सामने सिर्फ वही इंफॉर्मेशन रखी गई हो जो आपको बताना जरूरी थी, सिर्फ वही डेटा आपके सामने रखा गया हो जिस पर आपको तैयार करना जरूरी था, पर सच इसके कहीं परे है। लेकिन उस सच तक पहुंचने के लिए, उसको ढूंढने के लिए, उसको आजमाने के लिए, उसको परख कर अपनी जिंदगियां बदलने के लिए हमने कभी कुछ नहीं किया है। हम एक खोल में जिंदा हैं और इस साइलो से बाहर निकलने की हमने कभी कोशिश ही नहीं की है। आज जो कुछ आपके सामने रखा जाता है ये वो हैप्पीनेस के स्टैंडर्ड है जो आपको ये दुनिया देती है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए, आपके इंटरनेट पर मौजूद मूवीज के जरिए या फिर नेटफ्लिक्स की सीरीज के जरिए, और आपको वक्त के साथ साथ ढाला जाता है कि आपको प्राइम कर दें उस इंसान को बनाने के लिए जैसा इंसान दुनिया के एलिट्स को चाहिए। इसीलिए आज सवाल पूछना, सच की तलाश जारी रखना और सच तक पहुंचना जरूरी है।